11 अप्रैल साल 1970 अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन का रॉकेट लॉन्च होता है। 3, 2, 1, 0, all engine running। इसमें बैठे हैं एस्ट्रोनॉट जो चांद पर जा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक साल भी नहीं गुजरा है उस दिन से जिस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। नासा का ऑलरेडी यह तीसरा मिशन था इंसानों को चांद पर भेजने का। पिछले 2 मिशन के सक्सेस को देखकर रॉकेट में बैठे एस्ट्रोनॉट बड़े ही कॉन्फिडेंट थे अपने मिशन को लेकर, अपने सपनों को लेकर। इनका सपना चांद पर कदम रखने का, लेकिन इस वक्त इस बात से ये बेखबर थे कि इनका यह सपना कभी हकीकत नहीं बनेगा। 13 अप्रैल साल 1970 जब इनका स्पेसक्राफ्ट धरती से 3,30,000 किलोमीटर दूर था, अचानक से इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। एक बहुत तेज धमाके की आवाज, स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है। कुछ ही सेकंड के अंदर 10 अलार्म और वार्निंग लाइट बजने लग जाती है, बड़ी तेज। पता चलता है कि इनका एक ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह से फट चुका है और दूसरे ऑक्सीजन टैंक से हवा बड़ी तेज से कम होने जा रही है। धरती में बैठे मिशन कंट्रोल को यकीन नहीं होता है, उन्हें लगता है कि इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए होंगे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट देखकर बताते हैं कि उन्हें खिड़की से दिख रहा है कि हवा लीक हो रही है और दूसरी तरफ दिखता है इस धमाके से यह स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से इतना भटक गया है कि यह हर सेकेंड किलोमीटर दूर जा रहा है। 6 घंटों के बाद अपोलो 13 में बैठे एस्ट्रोनॉट धरती से इतना दूर कि यह एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। आज के दिन तक कोई इंसान धरती से इतना दूर नहीं गया जितना यह तीनों एस्ट्रोनॉट गए अपोलो 13 मिशन के दौरान। चांद पर लैंड करना तो छोड़ो, अब सवाल इस बात का है कि क्या यह जिंदा धरती पर लौटकर वापस आ भी सकते हैं। यह है अपोलो 13 की दिल दहला देने वाली कहानी। Gas that I was saying that we are losing all of our liquid oxygen, and very quickly we will be out of liquid oxygen। 11 अप्रैल साल 1970 अपोलो 13 मिशन की लॉन्च इस दिन सेफली एवं सक्सेसफुली होती है। इस स्पेस क्राफ्ट में बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट, कमांडर जिम लवेल, दूसरे लूनर मॉड्यूल के पायलट फ्रेड हाइस और तीसरे कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक स्विगॉट। इस रॉकेट की लॉन्च देखने के लिए करीबन 2 लाख की जनता आई थी ग्राउंड पर। इन्हें 3 दिन लगेंगे चांद के फारा मेरो क्रिएटर पर पहुंचने में। यह चांद पर मौजूद बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें माना जाता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ना सिर्फ चांद के बारे में, धरती के बारे में भी। उड़ान के पहले 2 दिन तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब एस्ट्रोनॉट जैक स्विगॉट कहते हैं कि वह अपना इनकम टैक्स रिटर्न करना भूल गए हैं। धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल से पूछते हैं क्या उन्हें एक्सटेंशन मिल सकती है। वहां से हंसते हुए उन्हें जवाब मिलती है हाँ, उन्हें 60वीं डे वाला एक्सटेंशन मिल सकती है। इस कंजर्वेशन से पता चलता है कि सब कुछ सही जा रहा है। पहले 2 दिन तक किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई इस मिशन से। मिशन के 43 और 43 मिनट पर कैप्सूल कम्युनिकेशन जो ड्यूटी पर थे उस वक्त कहते हैं स्पेसक्राफ्ट एक बहुत अच्छी शेप में है और हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। चीज़ें इतनी स्मूथली चल रही थी कि लोग बोर हो रहे थे। मिशन का तीसरा दिन क्रू को बताया जाता है कि लूनर मॉड्यूल में कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे और इसके अलावा इन्हें टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्ट भी करने पड़ेंगे। इसके अलावा इन्हें एक टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट करनी है जहां पर वे कैमरे के द्वारा कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के इंटीरियर को दिखाएंगे। अब ऑडियंस का इस चीज़ में इंटरेस्ट इतना कम था कि किसी भी टेलीविज़न नेटवर्क ने इस ब्रॉडकास्ट को दिखाया ही नहीं। कमांडर लवेल की वाइफ इस ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए मिशन कंट्रोल के VIP कमरे में गई। इस टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट के ख़त्म होने के करीबन 6 मिनट के बाद धरती पर बैठे फ्लाइट कंट्रोल एस्ट्रोनॉट स्विगॉट को कहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल एक बारी चेक कर ले। इसमें कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं थी, यह एक रूटीन चेक था जो सर्विस मॉड्यूल में ऑक्सीजन टैंक चेक करने का। जैसे ही यह चेक हो रहा था अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है।
ढेरों वार्निंग लाइट और अलार्म बजने लग जाती है। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, स्पेस क्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट को एक बहुत बड़ा झटका भी लगता है। कमांडर लवेल मिशन कंट्रोल को संपर्क करके कहते हैं कि हॉस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम। पता चलता है कि ऑक्सीजन का एक टैंक पूरी तरह से खत्म हो चुका है और दूसरे ऑक्सीजन टैंक से बड़ी तेजी से हवा लीक हो रही है। धरती पर बैठे मिशन कंट्रोल को लगता है इंस्ट्रूमेंट गलती बता रहे होंगे, लेकिन यही सच्चाई होती है। सभी लोगों को इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत थी अगर इन एस्ट्रोनॉट की जान बचानी थी तो। जो टीवी चैनल्स इस मिशन को बोरिंग बताकर खबरों में नहीं दिखा रही थी, अब अचानक से इस न्यूज को हेडलाइन बन जाती है। इस टैंक के ब्लास्ट होने के पीछे का कारण था उस टैंक में लगा हुआ थर्मामीटर, जो मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही बता सकता था और इंस्पेक्शन के दौरान इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस कारण से इतना बड़ा धमाका हुआ। मिशन के शुरू होने से पहले नासा में इंजीनियर और मैनेजर ने जांच पड़ताल करने के बाद ही इस टैंक को अप्रूव किया, लेकिन वह इसके अंदर के डैमेज को देख नहीं पाए थे और इसी डैमेज के कारण अपोलो 13 के दौरान जब रूटीन चेक किया जा रहा था तो उन इलेक्ट्रॉनिक वायर की वजह से एक स्पार्क होता है और टैंक ब्लास्ट कर जाता है। चांस की बात यह थी कि यह टैंक स्पेस क्राफ्ट की बाहर की तरफ लगा हुआ था। अगर यह टैंक स्पेस क्राफ्ट के अंदर के तरफ लगा होता तब फटता तो इंस्टेंटली एस्ट्रोनॉट मारे जा सकते थे। क्योंकि यह बाहर लगा हुआ था तो एक्सप्लोरेशन बाहर होता है और सर्विस मॉड्यूल में सिर्फ 13 फुट का एक पैनल डैमेज हुआ था। इसके अलावा और क्या क्या स्पेस क्राफ्ट में डैमेज हुआ था एस्ट्रोनॉट भी श्योर नहीं थे। अब सभी को एक बहुत बड़ा फैसला लेना था, धरती पर वापस आने का कौन सा रास्ता लिया जाए। फास्टेस्ट तरीका था धरती पर वापस लौटने का, इस स्पेस क्राफ्ट को उल्टा घुमा लिया जाए। लेकिन यह करने के लिए सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चलाना पड़ेगा। मेन इंजन जहां पर लोकेटेड था वह जगह काफी करीब थी जहां CSM मॉड्यूल में धमाका हुआ था। कोई नहीं जानता था इंजन पर डैमेज हुआ है या नहीं। और दूसरा तरीका धरती पर वापस लौटने का था कि चांद की तरफ जाया जाए और चांद के अराउंड सर्कल करके फिर वापस लौट जाया जाए धरती पर। इसमें सर्विस मॉड्यूल के इंजन को चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें रिस्क यह था 4 से 5 दिन लग जाएंगे धरती पर वापस लौटने में। क्या एस्ट्रोनॉट के पास इतना ऑक्सीजन और इतना पानी बचा है? नासा के क्लाइड डायरेक्टर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, लंबा रास्ता वापस लिया जाएगा। एस्ट्रोनॉट को कहा जाता है कि वह CSM मॉड्यूल को शट डाउन कर दे इमीडिएटली और वापस लौटते समय वह लूनर मॉड्यूल को एक लाइफबोट की तरह इस्तेमाल करे। यह डिसीजन काफ़ी सेफ ऑप्शन था, लेकिन इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। लूनर मॉड्यूल को इस तरीके से डिजाइन किया गया था, इसमें 2 एस्ट्रोनॉट ही बैठ सकते थे सिर्फ 2 घंटे के लिए। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, इसका ओरिजिनल पर्पस था चांद पर लैंड करके CSA मॉड्यूल के साथ अटैच हो जाना। लेकिन अब यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था यह 3 लोग बैठेंगे उस लूनर मॉड्यूल के अंदर 4 से 5 दिन तक। लूनर मॉड्यूल के इंजन को इस तरीके से डिजाइन नहीं किया गया था इन्हें बार बार फायर किया जा सके। यह भी कई मायने में काफी रिस्की चीज करी जा रही थी। अपने सप्लाई और एनर्जी को बचाने के लिए एस्ट्रोनॉट को कहा जाता है कि इस स्पेस क्राफ्ट में मौजूद सारे नॉन इसेंशियल चीजों को शट डाउन कर दिया जाए, इंक्लूडिंग हीटर जो लगाए गए हैं उसके अंदर। बिजली बचाना बहुत जरूरी है यहाँ। इस प्लान के अनुसार एस्ट्रोनॉट लूनर मॉड्यूल में बैठ जाते हैं। पहली बार लूनर मॉड्यूल के इंजन को फायर किया जाता है। जब इंजन को चालू किया जाता है तो उसे बॉर्न कहा जाता है। तो पहला बॉर्न यह करते हैं अपने नए रास्ते पर आने के लिए। इस बॉर्न की मदद से यह चांद के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, द फार साइड ऑफ द मून। ये दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं जो धरती से इतना दूर जाते हैं। यह रिकॉर्ड आज तक अनबीटेबल है। अपने फर्देस्ट पॉइंट पर धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर थे। अगर इसी रास्ते पर यह बने रहे तो
धरती पर पहुंच जाएंगे करीबन 153 आवर आफ्टर लंच। लेकिन यह टाइम मार्जिन बड़ा ही रिस्की था। इतने समय बाद धरती पर पहुंचेंगे तो वहां खाना, पानी और ऑक्सीजन मौजूद है। वह एस्ट्रोनॉट के लिए सिर्फ 1 घंटा के लिए ही बचेगा। ग्राउंड पर मौजूद नासा का टीम का खुशी खुशी घर लौटते हैं। हालांकि यह मिशन फेल रहा। इन तीनों एस्ट्रोनॉट में से किसी ने चांद पर कदम नहीं रखा, लेकिन फिर भी अपोलो 13 का यह मिशन इतिहास के पन्नों में अपना जगह बना लेता है। देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट, जहाज 11:40 पर आइसबर्ग से टकरा जाता है। जहाज के सबसे पीछे वाले सीट पर बैठा है एक शख्स D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. कूपर। एक हाईजैक लैंडिंग करने का तरीका अलग ही होता था। आसपास बहुत लोग आए हैं इसके लैंडिंग देखने के लिए, क्योंकि यह बड़ा ही ऐतिहासिक जहाज है तो कुछ कैमरामैन भी वहां मौजूद है। उस दिन हिंडनबर्ग का ये लैंडिंग कैमरे में भी फिल्म करी जा रही।